हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 12th क्लास के अंदर हम लास्ट लेक्चर में एडजॉइंट निकालना हमने सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक एडजॉइंट निकालना सीखा था मैं, और एक इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स निकालना सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? एक सीखा था एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट क्या होता है? आपको कोफैक्टर निकालना आता है। आप क्या करोगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे और उसका क्या कर दोगे? ट्रांसफॉर्म कर दोगे। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और एक पढ़ा था हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स यानी कि ए इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है? ए इनवर्स को निकालने का तरीका है आपके एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? ये दो चीजें, ये दो टाइटल हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किए थे और इसके जो बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखे थे। आज हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने ये दोनों आपको चीजें, आपको दो प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन की थी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने आपको क्यों की थी? क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये है हमारा मैट्रिक्स मेथड पे। हमने जब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक था डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड जिसको कई बार क्रैमर रूल भी बोला जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल या डिटर्मिनेंट मेथड से किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। क्रैमर रूल को डिटर्मिनेंट मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट्स को बना बना के उसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? और इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है हमारे पास, वो होता है मैट्रिक्स मेथड। वो होता है मैट्रिक्स मेथड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो क्लासेस ले रहे हैं वो मेरे रिवॉल्यूशन के पेज पे जाके, रिवॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखोगे क्रैमर्स रूल का आपको वहां पे एक लेक्चर मिल जाएगा, वहां पे क्रैमर रूल को पूरा क्लियर किया हुआ है। ठीक है? हमने ये मैट्रिक्स मेथड छोड़ा था, मैट्रिक्स मेथड हमने किया नहीं था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि मैट्रिक्स मेथड को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्योंकि देखो, बोर्ड में क्या होता है, अल्टरनेट चलता है। एक साल आपको क्रैमर रूल से पूछ लेगा, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और आपको बोलेगा सॉल्व यूजिंग क्रैमर रूल। नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और आपको बोल देगा सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमें दोनों ही मेथड आने चाहिए। क्लियर है? एज वेल एज ये दोनों मेथड आपके जेई मेंस में इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहले हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इसके बोर्ड में और जेई के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है उसको लिखेंगे मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उसको आपको क्या करना होगा? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। तो मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं। आपको पता है, आपको या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगा या फिर 3 वेरिएबल में होगा। मैं आपको डायरेक्ट 3 वेरिएबल वाला करवा देता हूं, उसी कंसेप्ट से आपके 2 वेरिएबल वाला सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मुझे गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स मेथड से। क्रैमर रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड से आपको नाम से पता चल रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स, मैट्राइसेस को बनाना पड़ेगा, मैट्राइसेस को फॉर्म करना पड़ेगा। तो किस प्रकार हम फॉर्म करते हैं? देखो, यहाँ पर आपको 3 मैट्राइसेस बनानी है। कौन कौन सी? सबसे पहले हम ए का फॉर्म करेंगे, ए बनाएंगे। ए है, इसको बोला जाता है, ए को बोला जाता है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
कोफिशिएंट मैट्रिक्स नाम से आपको पता है यह कोफिशिएंट से बनेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो आप सबसे पहले a को बनाएंगे, a क्या हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये a बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल मैट्रिक्स बनाना है, b बना आपको x का फॉर्म करना है, कैपिटल X बनाना है, एक और मैट्रिक्स, वो आपके वेरिएबल्स को बनाएगा। वेरिएबल्स कौन से हैं यहाँ पे, x y z है, तो यहाँ पे देखो x y और z, आपने ये बना लिया आपने वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स यानी कि जो आपके वेरिएबल्स है, जो चर है, उसके बारे में बना लिया। और एक और मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसको बोला जाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। आपको b का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इसको बोला जाता है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि जो कांस्टेंट है उनसे बनाना पड़ेगा। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, d1 d2 d3, तो यहाँ पे d1 d2 d3, इसका एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ये मैंने बना दिया। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये आपका किस प्रकार से लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी का फॉर्मेट लिखा हुआ है। देखो ax इक्वल टू बी का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपके, क्योंकि ये कौन है 3x3 है, ये कौन है 3x1 है, यहाँ से क्या होगा, ये दोनों सेम है तो 3x1 का बनेगा। देखो ये 3x1 का बना है। तो आपको क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax बराबर b के फॉर्मेट में लिखना है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x y z की वैल्यू। तो देखो यहाँ से x किस प्रकार से निकल के आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, x किस प्रकार से निकल के आएगा, ये a उधर जाएगा अगर तो डिवाइड हो जाएगा, और a के डिवाइड होने का मतलब है a इनवर्स। क्लियर है, ये a इधर गया तो a इनवर्स हो गया, और यहाँ पे b। तो आपको x निकालने का जो तरीका है वो हो जाएगा a इनवर्स b का। क्लियर है, तो यहाँ से आप इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमने क्रैमर रूल के अंदर देखा था कि कोई सिस्टम ऐसा होता था जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता था, कोई सिस्टम ऐसा होता था जिसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता था, कोई सिस्टम इस प्रकार होता था कि उसका आपके नो सॉल्यूशन होता था। तो उसकी कंडीशंस क्या है, क्योंकि यहाँ कंडीशंस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, तो पहले आप ये नोट करेंगे, फिर हम इसकी कंडीशन को 1 बाय 1 चेक करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रिमार्क देखते हैं कि किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस सिस्टम का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और किस सिस्टम का आपके नो सॉल्यूशन होगा। तो हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, इसको ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में बना देते हैं, और x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, a इनवर्स b होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो आपको क्या करना है, सिस्टम को चेक करना है कि किस प्रकार से काम करता है। तो इसका फ्लो चार्ट देखिए, ये किस प्रकार से बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a बनानी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a बनानी है। आप क्या करोगे, आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, आप क्या करोगे, ax बराबर b का फॉर्मेट बना दोगे, फिर आप a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे। अगर आपका a का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो चुका है यहाँ पर कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन को डिनोट करेगा। यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट सिस्टम यानी कि निकाय जो है वो संगत होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो एक्चुअली a इनवर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको पीछे की बैक स्टोरी बताता हूं उसका। x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू b। अब देखो अगर आपका a का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, अगर आपका a का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, अब आपका एडजॉइंट a इनटू b का इंपोर्टेंस बढ़ जाता है। तो यहां पे जैसे ही आपका a इक्वल टू 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाए, आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे, एडजॉइंट a इनटू b को, इसको चेक करोगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब है ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू आपके नॉट इक्वल टू 0 है और नीचे आपका 0 है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। नीचे 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, सम वैल्यू अपॉन 0, इसका मतलब इनफाइनाइट, यानी कि ये चीज नॉट डिफाइन है। इसका मतलब ये आपका केस जो होगा ये नो सॉल्यूशन का केस होगा। अगर नो सॉल्यूशन का केस होता है तो सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है।
इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। क्लियर है? लेकिन अगर आपने एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला और वो भी जीरो आ गया, तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। और इसको जब आप आगे सॉल्व करते हो तो ये आपके इनफाइनाइट मैनी का केस बन जाता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस बन जाता है। सॉल्यूशन एक हो या इनफाइनाइट हो, हमारा सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम। तो आपके यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू ऑल्सो 0, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। तो आपको इस हिसाब से टिक करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया है कि किस प्रकार यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है, किस प्रकार नो सॉल्यूशन का केस बनता है, और किस प्रकार आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस बनता है। क्लियर है? तो इसको मैं बोल सकता हूं फ्लो चार्ट ऑफ मैट्रिक्स मेथड। लेकिन मैं आपको बता दूं बोर्ड के अंदर केवल और केवल हमारे इस पार्ट को डिस्कस किया गया है। बोर्ड के अंदर केवल और केवल इस पार्ट को डिस्कस किया गया है। बोर्ड में आपके हर क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। बोर्ड में 12th बोर्ड में चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे आरबीएससी की बुक हो, केवल इस यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन दिए गए। ये वाला पार्ट जो है ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि नो सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। अगर आप बोर्ड की बुक्स को देखोगे तो इसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमें इस चीज को पढ़ना है क्योंकि इतना पढ़ते हैं हमारा जेई का भी पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस को किस प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये फ्लो चार्ट ऑफ मैट्रिक्स मेथड सेकंड टाइटल था। फर्स्ट टाइटल आपने देखा था सॉल्यूशन किस प्रकार करना है, इसका फ्लो चार्ट हमने देख लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर आप पॉज करके पहले इसको नोट करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड के अंदर उसको देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आता है ये 3 मार्क्स के अंदर आता है। तो किस प्रकार आता है देखेंगे। जैसे मान लो आपको पूछा है क्वेश्चन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, उसने साफ साफ नाम दे दिया है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन क्या गिवन है आपको? 5x + 7y + 2 = 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 4x + 6y + 3 = 0। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करते हैं, हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है 5x + 7y, ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका 4x + 6y, ये उधर जाके -3 हो जाएगा। हमें पता है मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, सबको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? ax = b के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब यहां पर x और b कौन है, उसको लिखना आना चाहिए। a की वैल्यू क्या होती है? a होता है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मतलब 5 7 4 6 5 7 4 6। क्लियर है? अब x का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कौन है यहाँ पे? 2 ही है, x और y। ये x और y हो गया। b कौन है? कांस्टेंट कौन होता है? जो इक्वल के उस साइड लिखा होता है -2 और -2 है। क्लियर है ये वाली बात? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये सिस्टम का सॉल्यूशन हमें पूछा है सॉल्व करना है। सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। इसकी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तब ये कितना देखो 5 7 4 6, इसकी वैल्यू 5 6 30 और ये -28 2 आ गया। अब अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हमें पता है ये कौन सा केस है? ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ये कौन सा केस है? यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया। और आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा ये यूनिक सॉल्यूशन का ही आएगा। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब है हमें x = a इनवर्स b निकालना है। क्लियर है? x का मतलब क्या होता है? x और y, ये रहा x का मतलब a इनवर्स।
अब देखो सबसे पहले हमें क्या है इस इक्वेशन से निकालना, तो हम पहले ए इनवर्स को निकाल लेते हैं। ए इनवर्स को निकालने का तरीका क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए किस प्रकार से निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर में किस, इसमें अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो मैंने आपको इसका ट्रिक बताया हुआ है, इन दोनों को आपस में इनका प्लेस चेंज कर देंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे। तो एडजॉइंट ए देखो मैं लिख रहा हूं 6 -7 -4 और ये 5। कैसे लिखा आपको समझ में आया। सेकंड ऑर्डर का अगर आपको कभी भी एडजॉइंट लिखना हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दोगे और इन दोनों का साइन चेंज कर दोगे। तो मैं यहां पर आपको ए इनवर्स लिखा देता हूं, यहां पर ए इनवर्स लिखा देता हूं। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, ए के डिटर्मिनेंट का डिवाइड करना है। डिवाइड कौन है, 2 का डिवाइड करना है, पूरी मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं 6/2 3 -7/2 माइनस का 7/2 -4/2 -2 और 5/2 यहाँ पे 5/2, ये आ गया ए इनवर्स। अब x के पास चलते हैं, हमें पता है x क्या है, a इनवर्स b है, a इनवर्स b है। तो देखिए किस प्रकार होगा ये, x का मतलब होता है x और y वाला मैट्रिक्स, ये आ गया। a इनवर्स का मतलब कौन है, 3 -7/2 -2 5/2। b का मतलब कौन है, b ये रहा आपका -2 -3 -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x और y को, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 3 को -2 से किया -6, -7/2 को इससे किया तो ये प्लस का 21/2 हो जाएगा, प्लस का 21/2। यहाँ पे -2 को -2 से किया प्लस का 4 हो गया, 5/2 को इससे किया तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 15/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, -6 + 2 तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 12, 21 में से 12 गया आपका, 21 में से आपका 12 गया तो ये आपका 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 9/2। क्लियर है, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7/2। क्लियर है, यहाँ पे x और y है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 9/2 और जो y की वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस की 7/2। ये दो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये प्रोसेस आप एक बार पॉज करके नोट करोगे, ये प्रोसेस इसके वो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, ये प्रोसेस देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो केवल सेकंड ऑर्डर वाला ही आएगा, 2 वेरिएबल वाला ही क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो 2 वेरिएबल वाला भी आपका काफी लेंथी हो गया है। कंसेप्ट आपका सेम है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है जो आपने 3 वेरिएबल में यूज किया है। हमें पता है केवल यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आएगा, हमें ये निकालना होता है x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b होता है, x की वैल्यू a इनवर्स b होती है। उसके बाद आप क्या करोगे, a इनवर्स को निकालोगे। a इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a से, ये a इनवर्स एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a से। एडजॉइंट को निकालने का आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, सेकंड ऑर्डर के लिए बोर्ड में भी अप्लाई होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी आरबीएससी सारी बुक्स इसको लिखती है, इसका मतलब आप शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्ट लगा सकते हो, इसमें आपके कोई नंबर नहीं डिटेक्ट होते। तो आपने एडजॉइंट ए निकाल दिया, इसके बाद आप ए इनवर्स पे आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, कैसे होता है, रो टू कॉलम होता है, 3 को -2 से किया -6, -7/2 को इससे किया प्लस का 21/2, फिर रो से कॉलम -2 को इससे किया प्लस का 4, इसको किया माइनस का 15/2, इन दोनों को सॉल्व किया 9/2, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस का 7/2। ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट आपके इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 9/2 और y की वैल्यू माइनस का 7/2 हो जाएगा। तो जो आपका मैट्रिक्स मेथड बाकी था ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, पूरा आपको कंसेप्ट वाइज डिस्कस किया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस मेथड को समझने के अंदर। आपको अगर कोई डाउट आता है तो जो मेरे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहाँ से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। इसका जो होमवर्क है मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसकी पीडीएफ फाइल। अगर किसी को अभी भी पीडीएफ फाइल्स नहीं मिल रही है, 2-3 नंबर कल ही लोगों ने ऐड करवाए हैं, तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सअप नंबर पे आप बोल देना कि सर हमें पीडीएफ फाइल मिल नहीं रही है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करके वहाँ से फाइल को सेंड कर दूंगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दो,
अच्छा, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो पोर्शन है जिसके अंदर आपने शुरुआत से हमने मैट्रिक्स को पूरा समझा, डिटर्मिनेंट को पूरा समझा, ये ऑलमोस्ट आपकी कवर हो चुका है। तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। कोई डाउट आता है तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, कल इसके आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू।